वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो फिर आपका सैलरी में आप देख सकते हैं बेसिक डीए टीए एंड एचआरए के बारे में। अगर आप सैलरी कैलकुलेशन के बारे में अभी तक नहीं जाने हैं तो फिर मेरा प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 7 पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर के अनुसार ये चीजें मैं डिस्कस किया हूँ उस वीडियो में। तो उस वीडियो से जो टीए आता है ना, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में, यहाँ पे हम जानेंगे विस्तार रूप से। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें जानेंगे, हम यहाँ पे मैंने एक एक करके कंटेंट में दिया हूँ। तो कंटेंट में देखते हैं कि क्या डिफरेंस रहेगा आपका ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग अलाउंस के बीच में। क्या रेट रहेगा आपका पे लेवल अनुसार और कैटेगरी ऑफ सिटीज के अनुसार। लेवल 1 और 2 का क्या फंडा है उसका। और आपका जो क्लास टीपीटी है जो एडमिशेबल है कि नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। ट्रेनिंग टाइम में क्या होता है, टीपीटी मिलता है कि नहीं, सस्पेंशन के टाइम में, आपका डेपुटेशन एब्रॉड जब जा रहे हैं उसके सब टाइम में, और जब आप इंस्पेक्शन और सर्वे ड्यूटी में जाते हैं उसके टाइम में। और आप अगर टीपीटी मिलेगा कि नहीं, जो वेकेशन स्टाफ है उनको मिलेगा कि नहीं। अगर ऑफिसर कोई एबलिंग कर रहा है, स्टाफ कार फैसिलिटी ले रहा है तो उसके केसेस में मिलेगा कि नहीं। अगर आप हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयड हैं उस केसेस में आपको मिलेगा कि नहीं। अगर आपका हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर गवर्नमेंट सर्वेंट तो उस केसेस में आपको मिलेगा कि नहीं। और टीपीटीए जो होता है, ये न्यू ज्वाइनिंग जो होता है ना, उन केसेस में कैसे टीपीटीए मिलता है। और अगर आपने रिजाइन कर दिए पोस्ट केसेस में तो उस केसेस में कैसे आपको टीए मिलेगा। और क्या मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है आपका रेसिडेंस टू ऑफिस के बीच में, जो टीए तब मिलता है जाके। और क्या आपका टैक्सेबिलिटी लगता है इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस में, उसके बारे में भी हम तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग अलाउंस के बीच में। कोई कोई बोल देते हैं कि ट्रैवलिंग अलाउंस है, कोई कोई बोल देते हैं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो यहाँ पे जो जानकारी दूंगा मैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसको बोला जाता है जो आपका जो कॉस्ट होता है ना, जो इनकोर करता है बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आपका घर से आपका जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है ना उसके बीच में जो आपका अलाउंस लगता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस किस केसेस में बोलते हैं, जो कॉस्ट आपका लगता है ट्रैवलिंग में, जब आप ऑफिशियल टूर के लिए आप जाते हैं कहीं पे, तो उन केसेस में उनको बोला जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि रेट ऑफ टीपीटीए सिटीज, टीपीटीए एज पर द लेवल एंड कैटेगरी वाइज सिटीज। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बात किया हूँ कि लेवल 9 एंड एबव के केसेस में आपको हायर टीपीटीए सिटीज में आपको मिलेगा, जो एक्स सिटीज जिसको बोलते हैं, उस केसेस में मिलेगा आपको 7,200 टू प्लस डीए मिलेगा आपको। और अदर प्लेसेस में मिलता है आपको 3,600 प्लस डीए मिलता है। तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे। अगर लेवल 3 to 8 के बीच में और लेवल 1 एंड 2 के बीच में, तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि 1,350 रुपया प्लस डीए मिलता है लेवल 1 एंड 2 केसेस में। और 3,600 प्लस डीए मिलता है आपको लेवल 3 to 8 केसेस में। ठीक है। अदर प्लसेस केसेस में आप देख सकते हैं ऐसे ही मिलता है आपको लेवल वाइज। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप मैंने यहाँ पे सिटीज लिखा हूँ, ये आपका हायर टिपिटी सिटीज है जितना भी है आपका। और यहाँ पे जो हम मैं सिटीज लिखा हूँ, ये अदर प्लेसेस का सिटीज है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हूँ, ऐसे सारे बहुत सारे सिटीज आता है, 19 ऐसे सिटीज है जो अदर प्लेसेस के कैटेगरी में भी आता है। तो उस केसेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी हिसाब से ही आपका सैलरी कैलकुलेशन का बनता है आपको। तो यहाँ पे एक 7 पे कमीशन के अनुसार यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस में चेंजेस किया गया था। जो रूल है इसमें लेवल 1 एंड 2 के लिए एक बेहतरीन चीजें लेके आया गया था रूल में। जो बेसिक पे मान लीजिए कि जो लेवल 1 एंड 2 में होते थे उनको, जो हायर टिपिटी सिटीज में उनको मिलता था 1,350 रुपया प्लस डीए मिलता था। और जो अदर प्लेसेस में मिलता था उनको 900 प्लस डीए मिलता था। ठीक है। बट यहाँ पे क्या सरकार ने किया कि जो बेसिक, जिनका मतलब लेवल 1 एंड 2 में है, उनका अगर बेसिक पे 24,200 से ज्यादा हो गया है, और या 24,200 तक आ गया है। मतलब आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेवल 1 है। ठीक है। लेवल 1 में ये 11 नंबर सेल है, जिसमें आपको 24,200 आ रहा है। तो 24,200 में यहाँ पे अगर आप 24,200 के बाद हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा पे लेवल 3 to 8 के जो कैटेगरी में जो मिलता है रेट फॉर द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो उस केसेस में आपको उसी हिसाब से आपको मिलेगा, जो हायर टिपिटी सिटीज में आपको मिलेगा 3,600 प्लस डीए मिलेगा, और जो अदर प्लेसेस में आपको मिलेगा 1,800 प्लस डीए मिलेगा। ठीक है। ऐसे मिलेगा आपको। तो ऐसे ही लेवल 2 में भी आप देख सकते हैं कि लेवल 8 में ये आ रहा है 24,200 से ज्यादा आ रहा है, 24,500। और ये अगर लेवल 3 का बात करें, लेवल 3 to 8 तो ऐसे भी आता है, लेवल हाई टिपिटी सिटीज और अदर प्लेसेस के कैटेगरी में ज्यादा आता है।
बट फिर भी आपको लेवल 3 में आता है कितना, ये आता है आपको लेवल 5 सेल में आ जाता है, और लेवल 4 आ जाता है 25,500, ये आपका लेवल 1 में आ जाता है। बट फिलहाल इस ये दोनों का जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये लेवल 1 एंड लेवल 2 ये दोनों का आपको जरूरत है। अगर आप 24,200 से ज्यादा क्रॉस कर लिए हैं तो आप पे लेवल 3 to 8 के बीच में भी, अब जितना उनको रेट मिलता है 3,600 प्लस डीए मिलता है, और अदर प्लेसेस का जो जितना मिलता है उतना ही आपको मिल जाएगा, कोई। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस किस केसेस में आपको नॉट एडमिसिबल है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जिन जो जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी दिया गया होगा तो उस केसेस में उनको नॉट एडमिसिबल है वो। अगर और सेकंड केसेस में ये बोला जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय ड्यूटी के लिए एब्सेंस रहता है, पूरा मंथ भर वो एब्सेंस रहता है, चाहे वो लीव में हो, ट्रेनिंग में हो, टूर में हो, उस केसेस में भी उसको टीए नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए वो एब्सेंस जो है वो मोर देन 1 मंथ कंटिन्यू एब्सेंस हो रहा है, तो उस केसेस में भी उसको पूरा कैलेंडर मंथ के अनुसार जितना कैलेंडर मंथ वो रहेगा उसको सारे को एब्सेंस माना जाएगा, और उसको टीए नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एब्सेंस, अगर उसका जो कैलेंडर मंथ में अगर मान लीजिए कि 15 दिन आया और 15 दिन नहीं आया, उस केसेस में उसको एडमिसिबल है फुल मंथ के लिए, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट जो ये बोलता है कि जो भी एम्प्लॉय अगर मान लीजिए कि ऑफिस अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है, और लॉकडाउन के पीरियड में नहीं हो पाया, जैसे कि कोविड-19 आया था, वहां पे जो लॉकडाउन हो गया, जैसे कि उसको वर्क फ्रॉम होम अगर दिया गया है, अगर मान लीजिए कि उनको ऑफिस आने के लिए एग्जाम किया गया है, और मान लीजिए कि कोई नॉन एंटाइटल्ड ऑफिशियल है जो कि टेम्पोरारीली प्रोवाइड किया गया है, उसको ऑफिशियल कार प्रोवाइड किया गया है, अगर वो ऑफिस से रेसिडेंस के बीच में जाने के लिए उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दिया गया है, या फिर उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है आपको पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के केस में, उस केसेस में आपको दिया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में। बट अगर आपने ऑफिस नहीं आ रहे हैं या फिर लॉकडाउन, इस केसेस में आपको नहीं मिलेगा, एडमिसेबल नहीं है आपको ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेनिंग के केस में ये होता है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई ट्रेनिंग, आप ऑफिशियली ट्रेनिंग के लिए गए हैं, आपको अलर्ट किया गया है ट्रेनिंग के लिए, उस केसेस में आपको, अगर आपने वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं लिए हैं या फिर डीए कुछ भी नहीं लिए हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं, वो वहां पे जो फैसिलिटी है वो अवेल कर रहे हैं, या फिर आपने फैसिलिटी नहीं लिए हैं, तो उस केसेस में आपको मिलेगा, ये ड्यूटी माना जाएगा, तो उस केसेस में आपको मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपने मान लीजिए कि कोई ऑफिशियल टूर में गए हैं ट्रेनिंग कोर्स के लिए, ठीक है, और आपको पूरा पूरा मंथ वहां पे आपका चला आपका ट्रेनिंग कोर्स, तो उस केसेस में आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए कि अब्रॉड गए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उस केसेस में भी आप, अगर फुल कैलेंडर मंथ आपका ट्रेनिंग चलता रहा वहां पे, तो उस केसेस में भी आपको नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। यहाँ पे अगर आप सस्पेंशन के केसेस में क्या होता है, सस्पेंशन केसेस में आपको नॉट एडमिसिबल है। अगर आपने फुल कैलेंडर मंथ आपका सस्पेंशन रहा, तो उस केसेस में आपको एलिजिबल नहीं है। और ये जो सस्पेंशन है ये अच्छा ठीक ठाक रहेगा जब आपको, अगर सस्पेंशन पीरियड आपका कुछ हद तक आपको ट्रीटेड एज ड्यूटी माना जाएगा, तो उस केसेस में आपको फुल ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको। अगर आपका मान लीजिए कि कोई सस्पेंशन पीरियड है जो पार्शियली आपका कोई एक मंथ में आपको मान लीजिए कि 10 दिन आपको सस्पेंड कर दिया गया, तो उस केसेस में जो आपका जो अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा ना, वो प्रोपोर्शनली मिलेगा आपको, रिड्यूस होके। मान लीजिए कि 10 दिन का काट के 20 दिन का आपको मिल जाएगा, उस केसेस में आपको ऐसे ही आपको प्रोपोर्शनली आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने डेपुटेशन में अब्रॉड गए हैं डेपुटेशन के लिए, तो उस केसेस में आपको क्या मिलेगा या नहीं, तो उस केसेस में आपको कोई भी अलाउंस, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, जिस पीरियड तक आपने डेपुटेशन के लिए रहेंगे अब्रॉड में, जितना भी मंथ हो, उस केसेस में आपको नहीं मिलेगा, एडमिशेबल नहीं है आप उस केस के। तो ये इंस्पेक्शन के केसेस में या ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और सर्वे के केसेस में क्या होता है, अब मान लीजिए कि आपको अगर भेजा गया है इंस्पेक्शन, कोई इंस्पेक्शन और सर्वे करने के लिए विद इन द सिटी भेजा गया है, ठीक है। बट आपका जो ये जो सिटी ना, ये जो आपको भेजा गया है ये 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 8 किलोमीटर से ज्यादा हुआ, तो उस केसेस में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको मान लीजिए कि कोई फील्ड ड्यूटी पड़ा है आपको जो आउटसाइड हेडक्वार्टर है, उस केसेस में आपको मिलेगा कि नहीं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो दिया जाता है ना, वो किस केसेस में दिया जाता है, अगर आपका मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर इनकोड आप कर रहे हैं जो आपको प्लेस ऑफ ड्यूटी है और प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बीच में जितना आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आप जा रहे हैं आ रहे हैं, उस केसेस में आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है, ठीक है।
अगर मान लीजिए कि आप इंस्पेक्शन करने के लिए गए हैं या फिर टूर में गए हैं, कहीं पे भी फील्ड स्टडी में गए हैं, उस केसेस में अगर आपने मान लीजिए कि 1 मंथ तक आप पीरियड घूमते रहे, वो स्टडी करते रहे, और उस केसेस में आपको डेली अलाउंस या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब मिलता रहा, उस केसेस में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उस केसेस में आपको कुछ भी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, ओनली उस केसेस में आपको डेली अलाउंस या रोड माइलेज अलाउंस ये सब मिलेगा। अगर मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस वेकेशन स्टाफ के लिए कैसे होता है, दिया जाता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आपने वेकेशन में आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, उस केसेस में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो अलाउंस है ना, ये नॉट एडमिसेबल है अगर मान लीजिए कि आपने फुल कैलेंडर मंथ, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ लीव, चाहे वो सीएल हो, एचपीएल हो, ईएल हो, कोई भी लीव हो, इस केसेस में आपको, अगर आपने फुल कैलेंडर मंथ कवर किया है, उस केसेस में आपको नहीं मिलेगा कोई भी अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऑफिसर अवेल कर रहा है स्टाफ कार फैसिलिटी, उस केसेस में उसको कैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। उस केसेस में अगर कोई ऑफिसर मान लीजिए कि पे लेवल 14 से हायर है, उस केसेस में उसको तो वो तो एंटाइटल्ड है ऑफिशियल कार यूज करने के लिए, ठीक है। उसको बट फिर भी उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो एंटाइटल्ड कार है उसको लेना चाहते हैं, या फिर आप टीपीटीए का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का ड्रॉ कर सकते हैं आप एट द रेट ऑफ 15,750 प्लस डी पर मंथ, इसी के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उन केसेस में उनको अलग है, लेवल 14 से अगर ज्यादा हो तो उस केसेस में उनको एक ऑप्शन जो दिया जाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो होता है वो एग्जामिन करता है, और अगर मान लीजिए कि उसको एंटाइटल है कार के लिए, तो वो सीजे सर्टिफाई किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो ऑप्ट किया ट्रांसपोर्ट अलाउंस को, वो छोड़ दिया, जो एंटाइटल कार है उसको छोड़ दिया, ठीक है, उस केसेस में उसको उसको नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट, उसको मिल जाएगा उस केसेस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। बट उनको जो ऑप्शन दिया जाएगा ये चेंज करने के लिए, ये वन टाइम दिया जाएगा, जो करंट असाइनमेंट है उस जितना भी पीरियड उसका उस टाइम रहेगा, वो वन टाइम ही चेंज करने के लिए दिया जाएगा। वो बाद में नहीं बोल सकता कि मैं कार भी एबल करूंगा और ये भी लूंगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं लूंगा, उस केसेस में ऐसे नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हैंडीकेप्ड केसेस में क्या होता है, हैंडीकेप्ड एम्प्लॉय केसेस में ये स्पेशल केसेस होता है। इस केसेस में हैंडीकेप्ड एम्प्लॉय के लिए कन्वीनियंस अलाउंस था, जो हैंडीकेप्ड एम्प्लॉय के लिए, उसको विड्रॉन कर लिया गया है 1975 में, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव में एक निकाला गया कि जो कन्वीनियंस अलाउंस के लिए जो फिजिकल डिजेबल्ड एम्प्लॉय एलिजिबल थे, वो ड्रॉ करेंगे अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। ये डबल रेट में ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि उनको अगर मान लीजिए कोई डिजेबल्ड एम्प्लॉय है, वो लेवल 1 में है, ठीक है, 1800 ग्रेड पे में है, उसको मिलना चाहिए जो अदर प्लेसेस में जो मिलना चाहिए, 900 रुपीज मिलना चाहिए उसको, प्लस डीए मिलना चाहिए, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। बट यहाँ पे वो डबल रेट में रहेगा, जो मिनिमम उसका रहेगा वो 2250 रुपीज पर मंथ रहेगा, ठीक है, प्लस डीए रहेगा उसको। अगर मान लीजिए कि कोई वो हायर सिटीज में गया, ठीक है, उस केसेस में जो आपको मान लीजिए कि वो उसका लगना चाहिए था 1800 रुपया प्लस डीए लगना चाहिए, उस केसेस में उसका डबल हो जाएगा, मतलब 3600 रुपीज लगेगा। ऐसे ही उसका डबल जहां पे भी जो आएगा वो डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस एबल करेगा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है ये डबल द नॉर्मल रेट्स मिलता है, प्लस डीएमई मिलता है। ये इस केसेस में भी मिलता है अगर आप मान लीजिए कि आप कैंपस के अंदर भी रह रहे हैं, या फिर आपको जो प्लेस ऑफ वर्क है वहाँ पे भी आपका हाउसिंग है, रेसिडेंस पे आप रह रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट एकोमोडेशन भी रह रहे हैं, जो 1 किलोमीटर ऑफिस से 1 किलोमीटर के रेडियस में ही होगा, तो उस केसेस में भी आपको मिल जाएगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको डबल रेट में भी मिलेगा। यहाँ पे अगर एम्प्लॉय मान लीजिए कि कोई बेंचमार्क ऑफ डिजेबिलिटी जो है ना, उसको वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी लाना चाहिए, एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के केसेस में आपको यहाँ पे डबल द नॉर्मल रेट तब मिल सकता है अगर आप वैलिड सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, और उस कंडीशन में आपको जो रिकमेंडेशन लाना चाहिए वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उस केसेस में वो गाइडलाइन के अनुसार वहां पे आपको सर्टिफिकेट वहां से लाके वहां पे रिकमेंडेशन देना पड़ता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि सर्टिफिकेट ऑफ डिजेबिलिटी जो हो ना, ये इशूड बाय सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए, तब जाके आप अवेल कर सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो यहाँ पे हैंडीकेप्ड एम्प्लॉय में भी कैटेगोरिकली चीजें हैं, जो नेम ऑफ डिजेबिलिटी जो है यही है कैटेगरी में, अगर आप बिलोंग करते हैं हैंडीकेप्ड में, तो उस केसेस में आपको मिलेगा, आपको डबल द ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्लाइंडनेस में है, लोकोमोटर डिजेबिलिटी में है, डिप डाउन में है, या हेयरिंग इम्प्रूवमेंट, मेंटल डिजेबिलिटी, जो भी डिजेबिलिटी में आप यहाँ पे अगर बिलोंग कर रहे हैं, इतने में आप अगर बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपको मिलेगा, मल्टीपल डिजेबिलिटी केस में भी आपको मिलेगा ये डबल द नॉर्मल द ट्रांसपोर्ट।
तो यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एम्प्लॉय कवर होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केसेस में, जिनको मिलता है, जो टेबल मैंने दिखाया था आपको, अगर उस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय में, तो उस केसेस में आपको डबल द नॉर्मल रेट मिलेगा। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट के हैं, वो वैलिड सर्टिफिकेट आपने दे दिए उसको, सर्टिफाइड मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, उस केसेस में आपको मिल जाएगा। और जो जो अलाउंस है ना, वो ग्रांट होगा आपको जिस डेट से, इस डेट से ग्रांट होगा जिस डेट तक आपने डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो रिसीव किया, वो अगर वैलिड उसको पाया गया तो उस केसेस में आपको एलिजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज माना जाता है कि मान लीजिए कि कोई हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर गवर्नमेंट स्टूडेंट, तो उस केसेस में क्या होता है, ये सबका मन में क्वेश्चन रहता है। तो उस केसेस में हस्बैंड एंड वाइफ बोथ को मिल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड एंड वाइफ जो सेम ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं या फिर डिफरेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बोथ केसेस में उनको एलिजिबल है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए, ठीक है। अगर उनको डिपार्टमेंट के द्वारा कोई नोट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है, मान लीजिए कि इस केसेस में अगर मान लीजिए कि हस्बैंड को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया गया है, कार दिया गया है, वो एंटाइटल्ड है, और वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है, तो उस केसेस में हस्बैंड को कार मिल सकता है और वाइफ को जो है उनको मिल सकता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा उसको कोई। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ना, ये न्यू ज्वाइनिंग वाले को कैसे मिलता है, तो यहाँ पे एक जानने वाला चीज है। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो उनके लिए जानने वाला चीज है। अगर आप मान लीजिए कि ये जो एडमिसिबल होगा ना आपको न्यू ज्वाइनिंग केसेस में, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस में होगा फॉर फर्स्ट मंथ, ओनली फर्स्ट मंथ के लिए होगा, अकॉर्डिंग टू हिज ड्यूटी डेट्स। आप कितने मंथ ड्यूटी किए हैं उस केसेस में आपको कैसे लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10 तारीख को आपने ज्वाइन किया ड्यूटी में, ठीक है, 10 अप्रैल को ज्वाइन किए, तो आपको जो 10 अप्रैल को ज्वाइन किया ना, आप 9 तक, 1 से 9 तक आपने तो ज्वाइन उसमें वर्किंग में नहीं थे। इसी वजह से आपको जो प्रोफेशनल बेसिस में आपको जो मिलेगा, ये आपको 21 डेज, अगर एक मंथ में अगर अप्रैल मान लीजिए कि वो 30 दिन का मंथ है, तो उसको आपको 20 दिन का आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये कैलकुलेट करके आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये आपको नेक्स्ट मंथ से आपको फुल मिलता रहेगा। आप अगर आपने फुल मंथ अगर लीव नहीं लिए हैं, तो उस केस में आपको फुल मिलता रहेगा, कोई इशू। रिजाइन का केसेस में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने एक पोस्ट में थे, ऑलरेडी वो रिजाइन कर लिए हैं। मान लीजिए कि आपने पोस्ट में रिजाइन किया आपने 22 तारीख को, ठीक है, तो 1 से 22 आपने वर्किंग किए हैं, तो 22 तारीख का आपका रिजाइन अप्रूव्ड हुआ, तो उस केसेस में कैसे आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आपने रिजाइन कर रहे हैं, आपका कोई भी रीजन हो, तो उस केसेस में आपको प्रोपोर्शनली बेसिस में आपको मिलेगा। आपको मान लीजिए कि आप रिजाइन के 22 तारीख को आपका रिजाइन अप्रूव्ड हुआ, तो उस केसेस में 1 से 22 तक जो 22 दिन का जो होगा आपका टीए अलाउंस जो मिलेगा, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। जिस डेट से मान लीजिए 22 तारीख को आपका रिलीविंग हुआ, तो उसी डेट तक आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या मिनिमम, कितना मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है रेसिडेंस टू ऑफिस में, जिसके वजह से हमको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे कंडीशन नहीं है मिनिमम डिस्टेंस का। आप अगर मान लीजिए कि आप अगर 1 किलोमीटर हो, या फिर आप कितने भी दूर हो, मान लीजिए आप 20 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं, तो उस केसेस में भी आपको जितना आपका जितना आपको पे लेवल के अनुसार आपको मिलना चाहिए, उतना ही आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये अभी जानेंगे कि एक अच्छा वाला चीज, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हम लेते हैं ना, उसमें अगर ऊपर क्या टैक्स लगता है, तो उस केसेस में हमको जानेंगे कि ये फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि ये सैलरी के अनुसार ही आता है। तो इसीलिए आप सैलरी पे इंक्लूड जो भी होगा आपको टैक्सेबल लगेगा, ठीक है। बट कुछ एग्जाम्पशन है, जैसे कि आपको अगर आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले रहे हैं जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, और फिर ब्लाइंड है, डीफ है, डॉम है, जो ऑर्थोपेडिकली इम्प्लीमेंट है, और जितना भी कैटेगोरिकली हम फिजिकली हैंडीकैप्ड उसको माना गया है या हैंडीकैप्ड माना गया है, उन केसेस में उनको 3200 पर मंथ के अनुसार उनको जो टैक्सेबल डिडक्शन के लिए उनको थोड़ा सा दिया जाता है, छूट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट दीजिए अगर कुछ जानकारी चाहिए, अगर कुछ सजेशन चाहिए, या फिर कोई करेक्शन करना है, तो फिर उसके में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।